वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम इकोलॉजी को समझेंगे। इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमारी सोशियोलॉजी और एनवायरनमेंट साइंसेस के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। खास करके सोशियोलॉजी में हम डिफरेंट तरीके का जो इकोलॉजिकल स्टडीज है उनको इन डिटेल समझते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस आते हैं। खास करके यूजीसी नेट जो एग्जाम है यहाँ पर इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोलॉजी में अलग अलग तरीके का जो इकोलॉजिकल स्टडीज है, ह्यूमन इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, कल्चरल इकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोलॉजी, ये सारे चीज़ों के बारे में भी हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इकोलॉजी से। इकोलॉजी जो वर्ड है इससे आप लोग वाकिफ होंगे। ये वर्ड आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा। हम यहाँ पर नेचर में, हम यहाँ पर एनवायरनमेंट में रहते हैं। यहाँ पर हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के द्वारा हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, गाइडेड होते हैं कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारा कल्चर किस तरीके से शेप होगा, हम किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये सारे चीज़ें हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल के वक्त पर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको भी हम आजकल मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल स्टडीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इस एनवायरनमेंट को समझने के लिए। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे सराउंडिंग में चल रहा है इसको समझने के लिए। तो ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में हम ये सारे चीज़ों को पढ़ते हैं कि ह्यूमंस किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में एडॉप्ट करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और साथ ही साथ ह्यूमंस किस तरीके से एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं। ये सारे चीज़ें जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो होता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी जो वर्ड है, इकोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था, यानी कि पहली बार दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग बुक्स में इस वर्ड को यूज़ किया था। तो एग्जैक्टली कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं है जहाँ पर उन्होंने पहली बार इस टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने बहुत सारे जगहों पर इस टर्म को यूज़ किया था। अब इकोलॉजी का एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है इकोलॉजी वर्ड। एक है ओइकोस, दूसरा है लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस या फिर हैबिटेट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि अगर हम इकोलॉजी का ओरिजिनल मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ नेचर। यानी कि नेचर के जो घर है, अलग अलग इकोसिस्टम को हम घर कह सकते हैं, अलग अलग जो घर है नेचर के, उनको जब हम स्टडी करते हैं इसको कहा जाता है इकोलॉजी। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग से हमें सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी, हमें थोड़ा और इन डिटेल, इन डेप्थ इसको समझना होगा। तो इकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पर साइंटिफिक तौर तरीकों से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरएक्शंस है, इंटर रिलेशनशिप है, इनको हम स्टडी करते हैं। जब साइंटिफिक तौर तरीकों से हम ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी जीव हो, यहाँ पर पशु पक्षी हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, हर किसी का जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ उनका जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको जब हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसको कहा जाता है इकोलॉजी। तो यहाँ पर इकोलॉजी में सिर्फ हम ह्यूमन इंटरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ह्यूमन के साथ साथ यहाँ पर एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, हर चीज़ के इंटरेक्शन की बात करते हैं हम उनके एनवायरनमेंट के साथ। तो इकोलॉजी में हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एडॉप्ट कर रहा है, वहाँ पर किस तरीके से रह रहा है, वहाँ पर किस तरीके का इकोसिस्टम बन रहा है, ये सारे चीज़ों को पढ़ा जाता है। साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर अलग अलग स्पीसीज किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, वो सारे चीज़ों को भी एक साथ इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो इकोलॉजी एक बहुत ब्रॉड एक टर्म है और इकोलॉजी में एक ऐसा ब्रांच है जहां पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पढ़ा जाता है। और इकोलॉजी में हमें इस वजह से इकोलॉजी में हम डिफरेंट और भी ब्रांचेस देख सकते हैं, जैसे कि सोशल इकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, इस तरीके का अलग अलग और भी इकोलॉजिकल स्टडीज़ है जहाँ पर ब्रॉड इकोलॉजी जो स्टडी है यहाँ से निकलकर बाकी सारे इकोलॉजिकल स्टडीज़ निकल कर आते हैं। तो अब देखते हैं इकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। इकोलॉजी में हम बेसिकली इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं।
जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास उसका क्या फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है और उसके साथ ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है, ये इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। यहाँ पर इकोसिस्टम के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। हमारे आसपास का इकोसिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रहा है, लोग किस तरीके से वहाँ पर जी रहे हैं, वहाँ पर जो भी जीव है वो किस तरीके से जी रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान दिया जाता है इकोलॉजी में। इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी और कॉन्वर्सन के बारे में भी पढ़ता है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी किस तरीके का है, डाइवर्स स्पीसीज किस तरीके से एक जगह पर एडॉप्ट कर रही है, यहाँ पर किस तरीके से कॉन्जर्व किया जा रहा है अलग अलग हैबिटेट्स को, ये सारी चीज़ें भी इकोलॉजी में हम देखते हैं। यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन के बारे में भी पढ़ा जाता है। बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसको यहाँ पर एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रही है, और साथ ही साथ जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उसके द्वारा किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस्ड होती है, ये दोनों चीज़ों के बारे में ही यहाँ पर इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और इकोलॉजी बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है, जहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन का जो नॉलेज है इसको यूज़ करके यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको समझने की कोशिश करता है। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट, बायोलॉजी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच तैयार करते हैं हमारे एनवायरमेंटल पैटर्न्स और एनवायरमेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके का इकोलॉजिकल स्टडीज देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी, कल्चरल इकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोलॉजी। इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके का इकोलॉजिकल स्टडीज़ है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, खास करके एग्ज़ाम के वक्त हमें ये सारे चीज़ों को सेपरेट रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को सेपरेटली थोड़ा डिस्कस करूँगा, बाद में ये जो कंपैरिजन टेबल है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा डिटेल देखेंगे, बाद में ये कंपैरिजन टेबल देखेंगे, ताकि हमारे बीच में अगर कोई भी डाउट हो, हमारे दिमाग में अगर ये सारे इकोलॉजिकल स्टडीज़ को लेकर कोई भी डाउट हो वो हमारा क्लियर हो जाए। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है ये सारी चीजों के बीच में। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम देखते हैं ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में। ह्यूमन इकोलॉजी जो टर्म है इसको कॉइन किया था रॉबर्ट एजरा पार्क ने, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। हम जो भी इकोलॉजी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, वहाँ पर इसके रिलेटेड क्या बुक है, इसके बारे में भी थोड़ा हम पढ़ लेंगे। तो ह्यूमन इकोलॉजी जो है, ह्यूमन इकोलॉजी टर्म को पहली बार कॉइन किया था रॉबर्ट इजरा पार्क ने, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन इकोलॉजी जो बुक है इस बुक को लिखा था एमोस हॉले ने। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ह्यूमन इकोलॉजी जो टर्म है इसको दिया था रॉबर्ट इजरा पार्क ने, और ह्यूमन इकोलॉजी कहकर जो बुक है इस बुक को लिखा था एमोस हॉले ने। तो ह्यूमन इकोलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी में हमारा ह्यूमंस और जो उनका आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको स्टडी किया जाता है। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है, या फिर बिल्ट एनवायरनमेंट यानी कि इंसानों के द्वारा तैयार किया गया एनवायरनमेंट भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो उसके साथ ह्यूमंस का रिलेशनशिप किस तरीके का है इसको यहाँ पर पढ़ा जाता है। यहाँ पर बेसिकली लोग किस तरीके से, ह्यूमंस किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं, अपना एनवायरनमेंट को किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को, इसके बारे में यहाँ पर इन डिटेल पढ़ा जाता है। यानी कि ह्यूमन इकोलॉजी में ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, वहाँ पर जिस तरीके का एनवायरनमेंट है इसको समझा जाता है। लेकिन हमने जब इकोलॉजी के डेफिनेशन देखा था, इकोलॉजी में सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ा जाता है। लेकिन ह्यूमन इकोलॉजी में सिर्फ एक स्पेसिफिक ह्यूमंस के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, ना कि ऑल ओवर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे जीवों के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ह्यूमन इकोलॉजी में सिर्फ ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर मेनली फोकस कौन सी चीज के ऊपर किया जाता है, यहाँ पर
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है। अर्बनाइजेशन किस तरीके से चल रहा है, लोग लैंड किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये सारे चीजों के द्वारा लोग, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच में जो इम्पैक्ट है, रिलेशनशिप है, इसको समझने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग जी रहे हैं, वहां पर किस तरीके का इकोनॉमिक कंडीशन चल रहा है, सारे चीजें, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान दें तो ह्यूमन इकोलॉजी हमें ह्यूमन सिटीज की ग्रोथ के बारे में पढ़ता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर लोग किस तरीके से एडॉप्ट करता है, ये सारे चीजों के ऊपर ध्यान देता है। अब ह्यूमन इकोलॉजी जैसे अलग अलग तरीके का मॉडल्स यहां पर तैयार की जाती है कि लोग किस तरीके से एक जगह पर रह रहे हैं। इसी तरीके का एक मॉडल है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, जहां पर सिटीज किस तरीके से ग्रो हो रही है, सेंटर से लेकर आउटवर्ड बाहर के सर्कल की तरफ किस तरीके से लोग डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और इसमें उनका जो सोशल ग्रुप्स है किस तरीके से बटा हुआ होता है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से शेप्ड होती है, ये सारी चीजों के बारे में इस मॉडल में बताया गया है। इस तरीके से और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का मॉडल्स है। तो यानी कि यहाँ पर ह्यूमन इकोलॉजी में ह्यूमंस के साथ उसका एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज होता है, इसके ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। अब देखते हैं सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी ह्यूमन इकोलॉजी से थोड़ा अलग है। सोशल इकोलॉजी का जो टर्म है इसको दिया था मुरे बुकचिन ने, और सोशल इकोलॉजी इन इंडिया कि अगर हम पियोनियर की बात करें कि इंडिया में सोशल इकोलॉजी को किसने पहली बार स्टडी किया था, वो हो जाते हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी इंडिया में सोशल इकोलॉजी को पढ़ते हैं, और अगर सोशल इकोलॉजी टर्म की बात करें इसको कॉइन किया था मुरे बुकचिन ने। सोशल इकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जहां पर हम ह्यूमन बींग्स और उसका जो एनवायरनमेंट है इनके बीच में इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन किस तरीके का है ये भी हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। यहां पर सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना कि सिर्फ ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के ऊपर। यहाँ पर सोसाइटी किस तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट कर रही है, एनवायरनमेंट के द्वारा टोटल सोसाइटी किस तरीके से इंपैक्ट में आ रही है, ये सारे चीज़ों के बारे में, ये सारे इंटरेक्शन के बारे में सोशल इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। यानी कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है ये सोशल इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। अब सोशल इकोलॉजी में स्पेशल क्या होता है हमारा ह्यूमन इकोलॉजी के मुकाबले? ह्यूमन इकोलॉजी में ह्यूमन के साथ जो एनवायरनमेंट है उसकी इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है, लेकिन सोशल इकोलॉजी में वो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है यहाँ पर किस तरीके से सोशल सिस्टम के द्वारा लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है, यहाँ पर किस तरीके का हायरार्किकल अरेंजमेंट है, ये सारे चीजों के बारे में सोशल इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। यानी कि यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे सोसाइटी में, यहाँ पर पावर का क्या रोल है, इनइक्वालिटी किस तरीके से हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है, सोसाइटी में किस तरीके के लोग ऑर्गेनाइज्ड है, ये सारे चीज़ों के बारे में बातचीत की जाती है। और ये जो पावर रिलेशंस है इसके साथ हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में भी यहाँ पर ध्यान से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर सोशल इकोलॉजी में सिर्फ सिंपली सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशनशिप नहीं, इसके साथ साथ पावर किस तरीके से हमारे सोसाइटी में रिलेट करता है और पावर के जरिए किस तरीके का एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो सोशल इकोलॉजी एक अलग तरीके का चीजों के ऊपर ध्यान देता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे सोसाइटी में कैपिटलिज्म आया था, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पावरफुल दिन ब दिन बढ़ते गए हैं। आज भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो पावरफुल है। वो लोग क्लाइमेट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी उनके वजह से किस तरीके से बढ़ रही है, ये सारी चीज़ों को हम सोशल इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे जो भी कैपिटलिस्ट लोग हैं वो लोग
नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं। यहाँ पर जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास फैक्ट्री का ओनरशिप है, वो ही ज़्यादातर एनवायरनमेंट को नष्ट करने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर पावर रिलेशन को भी समझने की बात की जाती है सोशल इकोलॉजी में। सोसाइटी में जो अलग अलग हायरार्किकल अरेंजमेंट है, सोसाइटी में डिफरेंट तरीके का लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके द्वारा हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से इंपैक्ट होता है, इसके ऊपर सोशल इकोलॉजी स्टडी करता है। अब देखते हैं कल्चरल इकोलॉजी। कल्चरल इकोलॉजी बाकी सारे जो इकोलॉजी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा हटके है। यहां पर कल्चर, ह्यूमन का जो कल्चर है, कल्चर के साथ एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है, इसको पढ़ने की बात की जाती है। कल्चरल इकोलॉजी हमारा कल्चरल बिलीफ पैटर्न, प्रैक्टिसेस, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारे चीज़ों के बारे में बात करता है। हमारा कल्चर किस तरीके से शेप्ड होता है हमारा एनवायरनमेंट के जरिए। कोई भी इंसान का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि उसका कल्चर किस तरीके का होगा। अगर कोई एक इंसान हिमालय में रह रहा है, बहुत सारे पहाड़ी एरियाज में रह रहे हैं, और कोई अगर नदी के किनारे रह रहा है, तो इन दोनों का जो कल्चर है, इन दोनों का कल्चर अलग होगा। तो यहाँ पर कल्चरल इकोलॉजी में हम लोगों का कल्चर, बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें किस तरीके से शेप्ड होती है उनके एनवायरनमेंट के द्वारा, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। यहाँ पर कल्चरल इकोलॉजी हमें एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ है। हर कल्चर अपना एक यूनिक तरीका क्यों ढूंढता है, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरीके से वहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करता है और वहाँ पर कल्चर को अपना डेवलप करता है। तो यहाँ पर कल्चरल इकोलॉजी हमारा कल्चरल पैटर्न और एनवायरनमेंट में के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करता है। अब कल्चरल इकोलॉजी जो टर्म है, इसको कॉइन किया था जूलियन स्टुअर्ट ने। उन्होंने अपने बुक थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज में इस कल्चरल इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। और ये जो बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आने के चांसेस है। तो कल्चरल इकोलॉजी टर्म को जूलियन स्टुअर्ट ने कॉइन किया था। अब अगर हम एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें, कल्चरल इकोलॉजी में हम बेसिकली किस तरीके से लोगों का कल्चर शेप्ड होता है उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे हम इरिगेशन बेस्ड सिविलाइजेशन देखते हैं, मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारे सिविलाइजेशन नदी के इर्द गिर्द तैयार हुआ है। यहाँ पर उनका कल्चर डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम पहाड़ी एरियाज में लोगों को देखते हैं, उनका कल्चर थोड़ा यूनिक होता है। बहुत सारे जगहों पर हमें पोलीगेमी देखने को मिलता है, यानी कि एक ही इंसान बहुत सारे लोगों से शादी करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होता है, कल्चरल पैटर्न जो तैयार होता है, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा गाइडेड होती है। हम कौन सी चीज़ को पूजा करेंगे, कौन सी चीज़ को हम हमारा सेक्रेड मानेंगे, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करता है कि आपके एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें हैं और आप कौन सी चीज़ों के द्वारा गाइडेड होते हो। तो यहाँ पर कल्चरल इकोलॉजी में कल्चर और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर हमने ह्यूमन इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी और कल्चरल इकोलॉजी को समझने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी आप लोगों के दिमाग में इन तीनों चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन हो रही होगी। तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन का टेबल देखते हैं, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो भी कंफ्यूजन होगा यहाँ पर दूर होने के चांसेस है। तो ह्यूमन इकोलॉजी में हम सिंपली ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको हम जब स्टडी करते हैं, इसको कहा जाता है ह्यूमन इकोलॉजी। फिर सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, इसको कहा जाता है सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी, ये सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स किस तरीके से सोसाइटी के द्वारा क्रिएटेड होती है, इसके ऊपर सोशल इकोलॉजी में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। और जो कल्चरल इकोलॉजी है, किसी भी एक ग्रुप का एनवायरनमेंट किस तरीके से लोगों का कल्चर को शेप करता है, लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कल्चर को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, इसके बारे में कल्चरल इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। यहाँ पर सोसाइटीज किस तरीके से डेवलप होती है,
सोसाइटीज का ग्रोथ किस तरीके से होता है, वहां पर कल्चरल बिलीफ पैटर्न किस तरीके से तैयार होता है, ये सारी चीजों को पढ़ा जाता है कल्चरल इकोलॉजी में। अब अगर की थिंकर की बात करें, कौन सा टर्म को किसने कॉइन किया है, इसके बारे में भी अगर हम बात करें, यहां पर ह्यूमन इकोलॉजी जो टर्म है इसको रॉबर्ट इजरा पार्क ने कॉइन किया था, सोशियल इकोलॉजी टर्म को मुरे बुकचिन, और कल्चरल इकोलॉजी जो टर्म है इसको जूलियन स्टीवार्ड ने कॉइन किया था। अब अगर हम अप्रोच के ऊपर ध्यान दें तो ह्यूमन इकोलॉजी जो है, ह्यूमन इकोलॉजी इकोलॉजिकल मॉडल्स के बारे में बात करता है, जैसे कॉन्सेंट्रेटिक जोन मॉडल है, इस तरीके का बहुत सारे और भी मॉडल्स है जिसके द्वारा ह्यूमन सेटलमेंट्स को पढ़ा जाता है। लोग किस तरीके से अर्बन एरियाज में रहते हैं, यहाँ पर माइग्रेशन का क्या पैटर्न है, सिटीज किस तरीके से ग्रो करती है, ये सारी चीजें ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। खास करके जो शिकागो स्कूल ऑफ थॉट है, यहाँ पर हम ह्यूमन इकोलॉजी को इन डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो सोशल इकोलॉजी है, सोशल इकोलॉजी बेसिकली पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पर बात करता है कि किस तरीके से किसी भी एक पावर स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है और पावर के जरिए लोग एनवायरनमेंट को किस तरीके से शेप करते हैं। सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप्स है, हायरार्किकल अरेंजमेंट्स है, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है, एनवायरनमेंटल इश्यूज प्रॉब्लम्स किस तरीके से क्रिएट होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में सोशल इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और कल्चरल इकोलॉजी में कल्चर के साथ जो एनवायरनमेंट है इसका क्या रिलेशनशिप है, लोग अपना कल्चरल प्रैक्टिस किस तरीके से तैयार करते हैं, लोग कल्चर को किस तरीके से एडॉप्ट करते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है कल्चरल इकोलॉजी में। अब अगर पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट का पर्सपेक्टिव से किस तरीके से अलग अलग इकोलॉजीज काम करती है, यहाँ पर जो ह्यूमन इकोलॉजी है, ह्यूमन इकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ती है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स और सोशल बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है एनवायरनमेंट के द्वारा। इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि एनवायरनमेंटल फैक्टर के द्वारा लोगों का जो सेटलमेंट है, लोग कौन सी जगह पर रह रहे हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से गाइडेड होती है, ये ह्यूमन इकोलॉजी में दिखाया जाता है। और सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के द्वारा एनवायरनमेंट किस तरीके से गाइडेड होती है, इसके बारे में सोशल इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और कल्चरल इकोलॉजी में कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस है, इसके बारे में ध्यान दिया जाता है। तो ये तीनों चीजें अलग है और तीनों चीजों में बहुत सारे डिफरेंस हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, आशा करता हूँ कि ये आपका जो भी डाउट है ये थोड़ा क्लेरिफाई हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं एक अलग तरीके का इकोलॉजिकल स्टडीज जो है पॉलिटिकल इकोलॉजी। पॉलिटिकल इकोलॉजी बाकी सारे जो तीनों इकोलॉजी हमने पढ़ा है उससे थोड़ा हटके है। पॉलिटिकल इकोलॉजी जो टर्म है इसको कॉइन किया था फ्रैंक थॉर्न ने। फ्रैंक थॉर्न ने 1935 में पॉलिटिकल इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था, लेकिन उस वक्त पर ये इतना ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं था। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। ये पॉपुलराइज होता है बाद में जाकर एरिक आर वोल्फ ने इसको पॉपुलराइज किया था। उन्होंने 1972 में, एरिक वोल्फ ने 1972 में ओनरशिप एंड पॉलिटिकल इकोलॉजी कहकर एक आर्टिकल लिखा था। इसके बाद ये जो पॉलिटिकल इकोलॉजी टर्म है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल इकोलॉजी जो टर्म है इसको कॉइन किया था फ्रैंक थॉर्न ने, और एरिक वोल्फ ने ये जो टर्म है पॉलिटिकल इकोलॉजी इसको पॉपुलराइज किया था। अब पॉलिटिकल इकोलॉजी में हम पढ़ते क्या है, ये जो नाम है पॉलिटिकल इकोलॉजी, इससे ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस यहाँ पर पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब पॉलिटिकल इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोशल फैक्टर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है एनवायरमेंटल इश्यूज और रिसोर्स मैनेजमेंट को। यानी कि यहाँ पर हमारा पॉलिटिक्स किस तरीके से चलता है और पॉलिटिक्स के जरिए एनवायरमेंटल इश्यूज किस तरीके से गाइडेड होते हैं, रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल इकोलॉजी में पढ़ा जाता है।
यहाँ पर हमने अभी तक जो बाकी के जो इकोलॉजिकल स्टडीज की बात की है वहाँ पर पॉलिटिक्स के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं की गई है। वो सारे जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी वहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर बात की जा रही थी कि प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट से निकल कर आता है। यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारे चीज़ों के द्वारा ही हमारा जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये तैयार होता है। लेकिन पॉलिटिकल इकोलॉजी कहता है कि ये सारे चीजों के द्वारा नहीं, इसके अलावा जो भी पावर रिलेशन है, पॉलिटिक्स चलता है हमारे सोसाइटी में, इसके द्वारा ही एनवायरमेंटल आउटकम्स, एनवायरमेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। तो ये जो पॉलिटिकल इकोलॉजी है ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स किस तरीके से क्रिएट होती है और ये पॉलिटिक्स के साथ कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें, अगर हम इंडिया की ही बात करें, इंडिया में हम जब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो किस तरीके के बात करते हैं, ज़्यादातर आप ध्यान दोगे अगर तो यहाँ पर ज़्यादातर बुक्स में यही बताया जाता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के वजह से, पॉपुलेशन के ग्रोथ के वजह से, क्लाइमेट के चेंज के वजह से ही हमारा सोसाइटी में जो भी चेंजेस है वो सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे वाटर क्राइसिस जैसे सिचुएशन, वो सारी चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट का देन है और पॉपुलेशन के ग्रोथ के वजह से ही होता है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इकोलॉजी है ये थोड़ा हमें अलग एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पॉलिटिक्स के वजह से, यहाँ पर पावर रिलेशन के वजह से किस तरीके से यहाँ पर वाटर क्राइसिस इंडिया में दिखाई देता है। जैसे हम अगर पुराने ज़माने की बात करें, वहाँ पर कास्ट बेस्ड वाटर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता था। जो भी दलित लोग थे, जो भी कास्ट में सबसे नीचे दर्जे के लोग थे, उनको पानी का व्यवहार करने के लिए दिया ही नहीं जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इकोलॉजी हमें एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। साथ ही साथ जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट, आजकल के वक्त पर अगर हम वाटर क्राइसिस की बात करें, जैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है वो लोग बहुत ज़्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे का जो पानी है इसको बहुत ज़्यादा वो लोग निकाल लेते हैं। जैसे इंडिया में केरला में कोको कोला का जो कंपनी था वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर एक्सट्रैक्शन किया गया था और बाद में उसके आसपास के जो एरियाज है वहां पर सूखा पड़ गया था क्योंकि पानी की कमी होने लगी थी। तो ये सारे चीजों के वजह से यहां पर हम वाटर क्राइसिस देख सकते हैं। तो हमें पॉलिटिकल इकोलॉजी में थोड़ा एक अलग व्यू पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। पावर रिलेशंस किस तरीके से होते हैं, लोग पॉलिटिक्स को यूज करके किस तरीके से एनवायरनमेंट को यूज करते हैं, एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हैं वो लोग ज्यादातर यूज करके जो भी गरीब लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इकोलॉजी में एक अलग पॉलिटिक्स के साथ एनवायरनमेंट को जोड़ने की बात की गई है। यहाँ पर रिसोर्सेस किसके पास होंगे, ये सारे चीजें भी पॉलिटिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पॉलिटिकल इकोलॉजी हमें एक अलग व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। तो आशा करता हूं आज का क्लास जो है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है और ये जो क्लास है यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा भी लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ पर जो भी थिंकर्स का नाम दी गई है, जो भी बुक्स और जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपका कोई दिक्कत हो। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।